जेई एडवांस 2016 का प्रॉब्लम है। लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, टू द पावर एक्स बाई एन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन में 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। तो सबसे पहले तो इस लंबे से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक एक्सप्रेशन है टू द पावर एक्स बाई एन। तो जब भी आपको इस तरह कुछ मिले ना, समथिंग टू द पावर समथिंग, यहाँ समथिंग क्या है एक्स बाई एन, तो आप दोनों साइड ln ले लीजिए। सबसे सिंपल तरीका होता है, 99% केसेज में ये काम कर जाता है। तो हम लोग दोनों साइड अगर ln ले ले तो क्या मिल जाएगा, ln एफ एक्स इक्वल लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x बाई एन, और ये अंदर में इतना लंबा जो गंदा सा टर्म है वो रहेगा ही। तो ये तो पहला स्टेप है। ये कैसे आया, हमने दोनों साइड ln ले लिया, और क्योंकि ln एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो इसलिए ऐसा ले सकते हैं। ln एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ दिस थिंग। अब इस ln को लिमिट के अंदर आप घुसा सकते हैं, इसका नाम मान लेते हैं gx कर देते हैं। अब हम लोग इस gx के साथ कुछ ऑपरेशन करते हैं कि क्या हम लोग इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। gx क्या है, gx हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखें तो ये बेसिकली n टू दी पावर n तो है ही, n फैक्टोरियल भी है, और उसके बाद इसमें खूब सारे टर्म है, इस तरह है x प्लस n, बीच में जो जनरल टर्म है वो इस तरह का है, x प्लस n बाई आर है, फिर लास्ट में x प्लस n बाई n हो जाएगा। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी खूब सारे टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, उसके बाद जो बीच में एक जनरल टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर आगे जाइएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये वाला जो लंबा सा टर्म है वो gx है, तो gx को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम लोग इस gx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो gx का एक जो जनरल टर्म है वो क्या है, x प्लस एन बाई आर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। अब ये n बाई आर मेरी आंखों में थोड़ा सा खटक रहा है। खटक इसलिए रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन के नेचर को देख करके आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम वो सब तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, लेकिन उसमें आप लोग जानते हैं कि जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो कुछ समेशन ऐसे ऐसे आता है, और जो फंक्शन होना चाहिए वो r बाई एन के टर्म्स में होना चाहिए, और एक 1 बाई एन यहाँ आना चाहिए। तो 1 बाई एन तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि x बाई एन है तो 1 बाई एन भी दिख रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो कुछ r बाई एन के टर्म्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n बाई आर के टर्म्स में है। यानी कि हम लोग ये जो gx है इसके टर्म्स को कुछ मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट करके ये जो जनरल टर्म में x प्लस एन बाई आर है ना, इसको कुछ मैनिपुलेट करके हम लोग इसको क्यों ना r बाई एन के टर्म्स में लिखें, ठीक है, और वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस gx के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। ये जो gx है ये क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का सिंबल ऐसे होता है, r इज इक्वल टू 1 टू n है, उसके बाद है यहाँ n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये तो रहेगा ही। अब चाहे तो आप इस टर्म को इस प्रोडक्ट सिंबल के बाहर भी ला सकते हैं, क्योंकि n तो कांस्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो तो r के टर्म्स में है, तो चाहे तो आप इसको बाहर भी खींच के ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अंदर में जनरल टर्म कैसा है, ऐसा था कुछ x प्लस एन बाई आर डिवाइडेड बाई ये था एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इस x प्लस एन बाई आर और एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के साथ देखिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक टर्म आ जाएगा x इंटू आर बाई एन प्लस ये 1 हो जाएगा, और एक r बाई एन तो ऊपर में बचा रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। तो gx क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू ये n टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल तो रहेगा ही, यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला सिंबल कर दीजिए, और ये r इज इक्वल टू 1 से n हो जाएगा। अब ये जो r बाई n है इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r है, यानी कि इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल n जाएगा, और ये n है तो इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा n इंटू एन इंटू एन, n टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो r बाई एन है इसका जब आप प्रोडक्ट लीजिएगा फ्रॉम r इजकल टू 1 टू r इजकल टू n, तो ये ऊपर में आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे में आ जाएगा n टू द पावर n, यानी कि ये r बाई एन टर्म्स प्रोडक्ट लेने के बाद इसको और इसको कैंसल आउट कर देगा। तो आपका gx देखिए बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। अब gx में क्या बचा, 1 प्लस एक्स आर बाई एन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ gx हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 1 प्लस आर एक्स बाई एन
डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब अभी भी आप देख रहे हैं कि ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से तो हम लोग कुछ काम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम की बात करते हैं तो वहाँ पर समेशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को सम में चेंज करने का आसान तरीका क्या होता है, आप ln ले लीजिए। तो अगर अभी इसमें मैं दोनों साइड ln कर दूं तो बहुत आसानी से हम लोग इन टर्म्स का समेशन ले सकते हैं। यानी कि इधर भी ln लिया, इधर भी ln लिया, तो क्या हो जाएगा, ln gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ln ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस आर एक्स बाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और आपको ln इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए ln fx था, तो ln fx क्या हो जाता है, x बाई एन, और यहाँ पर भी ln gx लिखना पड़ता, ये होता ना ln gx। तो क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही ln fx ले चुके हैं, दिस इज इक्वल टू x बाई एन ln gx, तो ln gx तो आपको एनीवे वैसे भी चाहिए ही था, तो हमने अभी ln gx की वैल्यू फाइंड कर ली है, उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए। ln gx की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ln 1 प्लस आर एक्स बाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो लिमिट है इसमें 2-3 बातें ध्यान में देने वाली हैं। पहली बात तो ये कि ये जो x आपको दिख रहा है ये x फिक्स है, इस x पर कुछ समेशन वगैरह नहीं हो रहा है, यानी कि हर इंडिविजुअल x के लिए आप इस तरह का fx डिफाइन कर सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो x है वो समेशन वगैरह की दुनिया से बाहर है। तो जो भी समेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, r पे हो रहा है, r इज इक्वल टू 1 से n तक। तो ये जो r बाई n है, तो इस समेशन में जब हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो वो जो फॉर्मूला होता है ना, डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 0 से 1 तक का मान लीजिए कि कोई एक इंटरवल है, उसको 1 बाई n विड्थ के n डिफरेंट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। हर सब इंटरवल का विड्थ क्या है, 1 बाई n। तो देखिए ये 1 बाई n यहाँ पर है ही, इस x को मैं अभी खींच करके बाहर ले जा सकता हूँ क्योंकि x तो कुछ फिक्स नंबर है, ये 1 बाई n अंदर आ जाएगा, तो ये मैं कर ही देता हूँ। ये x तो फिक्स है, ये बाहर निकल गया चुपचाप से बेचारा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n समेशन करना है 1 बाई n ln ऑफ दिस थिंग। तो इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि x जो है वो फिक्स है, उस पर कुछ इंटीग्रेशन नहीं होना है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम लोग t लिख लेते हैं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई एन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो r बाई एन है ना इसमें, वो t के बराबर हो जाएगी। जनरली हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह करते हैं तो उसमें क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन x dx के टर्म्स में करते हैं, तो जो r बाई एन होता है उसी को हम लोग x से इक्वेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर x तो इक्वेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि x जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो r बाई एन को हम लोग एक नया वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट r बाई एन इज इक्वल टू t। तो ये जो 1 बाई n है ना, ये dt के बराबर हो जाएगा, r बाई n हो जाएगा t। तो इस पूरे लंबे से समेशन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ln fx इज इक्वल टू x इंटीग्रल 0 to 1, ये 1 बाई n से dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा 1 प्लस x तो रहेगा ही, तो x इंटू टी कर दीजिए, r बाई n हो गया t डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया dt, और ये तो ln fx हो ही गया। तो ये हो गया ln fx का बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अब आपको सारा काम इसी पे करना है, तो इसको थोड़ी देर ध्यान से देख के एसिमुलेट कर लीजिए कि यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे। बहुत सिंपल था, इसका लॉग लिया तो ये x बाई एन इधर आ गया, उसके बाद ये जो टर्म्स थे उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, x प्लस एन बाई आर था तो कुछ मैनिपुलेशन करके उसको r बाई एन किया, तो ये n टू द पावर n और n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ध्यान ये देना था कि ये जो r बाई एन था इसको हम लोग t से इक्वेट कर रहे हैं, x से नहीं कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू तो फिक्स है। तो ln fx का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस ln को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करना, आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दूं, और बच्चे ये भी देख रहे हैं कि मुझे f'3 f'2 ये सब पूछ रहा है, यानी
यानी कि मुझे एफ प्राइम की तो वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे इसको डिफरेंशिएट करने लगते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाइएगा तो भी आगे जाकर अटक जाइएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ln fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा f प्राइम x बाई fx। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ये x भी है और ये पूरा ln वाला टर्म है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। तो पहले x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लीजिएगा तो वो तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 इंटू ये पूरा इंटीग्रल वाला रहेगा ही, यहाँ से यहाँ तक प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग 0 to 1, पूरा ये जो लंबा गंदा सा है अंदर में वो। तो अब लफड़ा ये होगा कि ये जो इंटीग्रल के अंदर में चीज़ है जो x पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए x यहाँ पर भी है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाए। उसका फाइंड करने का तरीका होता है बाय टेकिंग दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन इनसाइड इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल भी कुछ होता है, लेकिन वैसे करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इस मेथड से भी आप उलझ जाएंगे। तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ तक तो बच्चे पहुँच जाते हैं, मेहनत करके गिरते पड़ते हैं, ln fx इक्वल टू एक्स इंटू दिस थिंग तक तो ले आते हैं, लेकिन यहाँ से आगे ले जाने में वो फिर यहाँ पर अटक जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वो अटक जाते हैं कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट किया जाए, लेकिन फिर यहाँ पर अटक जाते हैं। तो अभी मैं इसको करने का एक बहुत ही स्वीट एंड क्यूट तरीका बताता हूँ। आप एक नया वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स टी डिफाइन कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स टी जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और dy क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू एक्स डी टी हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, dy इज इक्वल टू एक्स डी टी होगा। ये x जो है वो अंदर में घुस जाएगा। अब आप कहेंगे कि आप x को कांस्टेंट कैसे मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि फॉर अ फिक्स्ड पर्टिकुलर x fx की क्या वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पे सारा जो इंटीग्रेशन वगैरह हो रहा है ना, वो x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, वो तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स टी करिए तो dy इज इक्वल टू एक्स डी टी हो जाएगा। ये x घुस करके यहाँ आ जाएगा x डी टी के साथ, तो ये dy बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये देखिए कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, 0 है और 1 है। तो जब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है तो लिमिट 0 और 1 है। जब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स t, यानी कि 0 और अपर लिमिट हो जाएगा x। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, अपर लिमिट 1 के बदले x हो गया क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स टी किया है। ये हो जाएगा ln, अंदर में आ जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy। इधर क्या है, ln fx है। इतना तो सबको क्लियर हो गया कि ln fx इज इक्वल टू 0 टू x इंटीग्रल ln 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ये मेथड जो है इसमें बहुत से बच्चे उलझ जाते हैं। वो अगर y इज इक्वल टू एक्स टी लेते भी हैं तो फिर dy इज इक्वल टू एक्स डी टी प्लस डी एक्स इंटू टी कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर x के लिए मान लो हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग उसमें पता करना चाहते हैं कि ln fx क्या है। तो उस पर्टिकुलर x के लिए जब हम लोग को ln fx पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू 1 इस एक्सप्रेशन को। यानी कि वेरिएबल क्या है, t वेरिएबल है, x तो इस रिलेशन में फॉर द टाइम बीइंग फिक्स है। जब तक हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो ये जो RHS है ना, तो जो RHS है ना उसमें तो x जो है वो एक कोई फिक्स्ड वैल्यू पे है। तो हमने y इक्वल टू एक्स टी किया, उससे dy इक्वल टू एक्स डी टी आ गया। तो ln fx इक्वल टू 0 टू x ln 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy आ गया। अब यहाँ से आप इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या यूजिंग लेबनिज थ्योरम। आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा। इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f प्राइम x बाई एफ एक्स, और इधर क्या हो जाएगा यूजिंग लेबनिज थ्योरम, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि उसमें वही होता है ना कि जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी जगह आप x डाल दीजिए, और ये देखिए यहाँ पर ऊपर में भी x है, यहाँ 0 है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये f प्राइम x बाई एफ एक्स इजिकल टू ln 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले देखिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ fx भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि fx क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज टू द पावर x बाई n है, और fx ग्रेटर देन 0 होगा तभी आप ln fx वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो एफ एक्स तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि ln 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये चीज़ पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, हम लोग जानते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0। कब ग्रेटर देन 0 होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि x लेस देन 1 हो, यानी कि x अगर 0 और 1 के बीच में है, यानी कि ये वैल्यू है, तो उस केस में 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि ln इसका 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0 जब x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो x अगर 0 से 1 के बीच में है तो f प्राइम x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि fx वहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ध्यान रखिए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब x की वैल्यू 1 हो, उसी केस में ये 0 होगा। तो 0 से 1 के बीच में fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि f ऑफ 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 2/3। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि 1/3 इज लेस देन 2/3। तो f ऑफ 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 2/3, क्योंकि हमने दिखा दिया कि जो f है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस 0 लेस देन x लेस देन 1। तो बी ऑप्शन सही हो गया। उसी तरह सी ऑप्शन में ये f प्राइम 2 है, देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन f प्राइम 2 लेस देन और इक्वल टू 0 ये भी सही होगा, क्योंकि f प्राइम 2 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 यानी कि 5। ln 3/5 जो है वो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब f प्राइम 2 जो है वो भी 0 से छोटा होगा। सी ऑप्शन भी सही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो जाए तो f प्राइम x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 प्लस एक्स विल बी लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी लेस देन 1। तो इसका ln 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 1 f प्राइम x इज लेस देन 0, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 1 f जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और फॉर x लेस देन 1 f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ना कि f 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ 1, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने अभी दिखा दिया था कि 0 से 1 के बीच में f इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि f 1/2 जो है वो f ऑफ 1 से छोटा होगा। तो ए ऑप्शन गलत है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। f प्राइम 3/f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ln 4/10। आप इस रिलेशन में x की जगह 3 डाल दीजिए तो 3 + 1 4, 4/10 हो जाएगा। उसी तरह f प्राइम 2/f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, इस रिलेशन में x की जगह 2 डाल दीजिए तो 3/5 हो जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं कि 4/10 जो है वो 3/5 से छोटा है। 3/5 क्या हो जाएगा, 6/10, यानी कि 4/10 इज लेस देन 3/5। तो 4/10 6/10 से छोटा है। ln क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ln 4/10 दिस इज लेस देन ln 6/10। तो ln 4/10 किसके बराबर है, f प्राइम 3/f3 के बराबर है, यानी कि दिस LHS में जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी लेस देन ln ऑफ 3/5 या ln ऑफ 6/10 कहिए। और ln ऑफ 6/10 किसके बराबर है, f प्राइम 2/f2, यानी कि f प्राइम 3/f3 इज लेस देन f प्राइम 2/f2। क्वेश्चन में दे रखा है कि f प्राइम 3/f3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि डी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ बी और सी सही है।